जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। राइट, जैसे कि हमारा अध्याय 5 यानी कि चैप्टर 5 चल रहा है, जो कि सेक्शन 19 से लेके सेक्शन 33A तक डील करता है। और जो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें सेक्शन 32 हमने कंप्लीट कर लिया, सेक्शन 32 तक। अब हम आज देखेंगे सेक्शन 33 और सेक्शन 33A। उसके बाद हमारा जो चैप्टर 5 है वो खत्म हो जाएगा। राइट, तो ये शुरू करते हैं। अब देखते हैं सेक्शन 33 क्या बोलता है। एक सेकेंड, आइए शुरू करते हैं सेक्शन 33। देखिए, इसको एक आसान शब्दों से करेंगे क्योंकि एक लीगल लैंग्वेज है तो कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, तो आसान करेंगे इसे। इसमें जो मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग में कहा गया है कि इसमें जो बोर्ड होते हैं, बोर्ड हम जानते हैं एक स्टेट बोर्ड होता है जिसे स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और एक सेंट्रल बोर्ड होता है जिसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। राइट, तो यहाँ पर जो बोर्ड हैं उनको ये शक्ति है कि अगर उन्हें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि कुछ संभावना है कि कोई व्यक्ति या कोई संस्थान प्रदूषण फैला सकता है नदियों पे, नालों पे, कुओं पे, तो यहाँ पर अंडरलाइन क्या करेंगे आप कि संभावना है। यहाँ पर लिखा है ना एप्रीहेंडेड, यानी कि संभावना है कि व्यक्ति जो है, अब वो व्यक्ति संस्थान भी हो सकता है, तो जो व्यक्ति है वो पॉल्यूशन या प्रदूषण फैलाने वाला है, संभावित है, तो उसे रोकने के लिए जो बोर्ड है वो न्यायपालिका जा सके। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या उत्तर मिलता है? उत्तर मिलता है कि जो बोर्ड है, चाहे वो राज्य स्तर का बोर्ड है, चाहे वो केंद्र स्तर का बोर्ड है, वो संभावना होने पर भी न्यायपालिका के पास जा सकता है और उस व्यक्ति को, अब वो व्यक्ति में संस्थान भी हो सकता है, उसको रोक सकता है। ठीक है, अब देखिए जो आपका सेक्शन 33 का जो क्लॉज 1 है वो क्या कह रहा है, जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे। अगर मैं इसी के ऊपर लिखता हूँ, जैसे बोर्ड है BOARD, सेक्शन 1 की बात करूँ, बोर्ड क्या करेगा? एक एप्लीकेशन फाइल करेगा। क्या करेगा? एप्लीकेशन फाइल करेगा। अब वो फाइल किस में करेगा, यहाँ पर बता रखा है, जैसे हमने ऊपर देखा न्यायपालिका में। अब देखिए न्यायपालिका का भी एक लेवल होता है, जैसे एक होता है मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है, सेकंड क्लास, इस तरह से। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि जो एप्लीकेशन फाइल की जाएगी वो किस डिग्री वाले न्यायपालिका में फाइल की जाएगी, यानी कि उसका लेवल क्या होगा। तो यहाँ पर बता रखा है या तो वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होना चाहिए या वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होना चाहिए ऑफ द फर्स्ट क्लास। ये बात आपने याद रखनी है, इससे नीचे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इससे नीचे जैसे फैमिली कोर्ट होती है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपने याद रखनी है, या तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होना चाहिए या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होना चाहिए फर्स्ट क्लास का। तो ये है आपका क्लॉज नंबर 1। राइट, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जो बोर्ड अपनी एप्लीकेशन जिस कोर्ट को देता है उसका वो लेवल दे सकते हैं आपको, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो यहाँ पर आपने ये ढूंढ लेना है, या तो उसने मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट दिया होगा या आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास दिया होगा। ठीक है, अगर सेकंड क्लास होगा तो वो गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, आइए अब क्लॉज 2 देखते हैं। अब यहाँ पर बता रखा है कि जैसे अब ये हमने देखा था कि बोर्ड ने एक एप्लीकेशन दायर करी है कोर्ट में। ठीक है, अब कोर्ट को क्लॉज 2 में बता रखा है, अगर कोर्ट को लगता है कि ये सही है, यहां पर देखिए कोर्ट का एक डिस्क्रिशन की बात की गई है, यानी कि कोर्ट को लगता है अगर ये सही है, अगर कोर्ट को लगता है कि ये सही है तभी कोर्ट इसे लेगी, नहीं तो कोर्ट इसको बर्खास्त यानी कि उससे मना भी कर सकती है। ठीक है, और उसी आधार पे क्या करेगी, अगर कोर्ट को लगता है ये फिट है, ये एप्लीकेशन जेन्युइन है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर पारित करेगी। ठीक है, एक ऑर्डर इशू करेगी। तो यहां से एग्जाम वाइज आपको क्या क्वेश्चन मिल गया है कि अगर कोर्ट चाहे तो इसे रिजेक्ट भी कर सकती है इस एप्लीकेशन को। आधार क्या है, यहां पर लिखा हुआ है इट डीम्स फिट। राइट, अब हम देखेंगे इसका सेक्शन 33 का क्लॉज 3। अब क्लॉज 3 क्या कहता है? अब यहां पर यह बताया गया है सेक्शन 33 के क्लॉज 2 में ऑर्डर की बात की गई थी कि कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर देगा। 33 में उस ऑर्डर के बारे में बता रखा है कि किस तरह का ऑर्डर होगा, उसमें क्या क्या होगा। राइट, आइए देखते हैं उसको। तो यहां पर हम देखेंगे जो सेक्शन 33 है उसका जो क्लॉज 3 है उसका जो सब क्लॉज 1 है, अब हम वो देखेंगे। तो यहां पर बात है कि जो कोर्ट ऑर्डर देगा वो क्या क्या देगा। यहां पर क्या करेगा, कोर्ट नंबर 1 में बता रखा है वो जो पर्सन है जिस पे संभावना है कि वो पॉल्यूशन फैला सकता है,
चाहे वो नदी है, नाले हैं, कुएं हैं, वहां पर, तो वहां पर क्या है, उस व्यक्ति को न्यायपालिका क्या कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है कि तुम जो भी कर रहे हो, क्योंकि इससे संभावना है कि प्रदूषण होगा, तो आप ये जो भी कार्य कर रहे हो उसे मत करो, ठीक है, मत करो, अगर उसने वो कार्य नहीं किया है, ठीक है। बट अगर वो कार्य कर चुका है और उसकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है, तो जो न्यायपालिका है वो कहेगी कि तुम्हारी वजह से जो पॉल्यूटेंट आए हैं, फैल रहे हैं, उन पॉल्यूटेंट को हटाओ, यानी कि जो नदी है, नाला है, जो कुआं है, उसकी सफाई करो, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने। तो यहां से जो ऑर्डर दिया जाएगा, वो अगर कार्य नहीं किया गया है तो उसे रोका जा सकता है, या अगर कार्य कर दिया गया है पर्सन के द्वारा, तो उस कार्य को कहीं ना कहीं वही पर्सन जिसने ये पॉल्यूटेंट फैलाए हैं, उस पॉल्यूटेंट को रिमूव भी कौन करेगा, वही व्यक्ति। ये बात की है आपके इस वाले पॉइंट में, राइट। अब हम देखेंगे सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 33, ठीक है, सब क्लॉज माफ कीजिएगा, सेक्शन 33 के क्लॉज 3 के सब क्लॉज 2 की बात अब हम करते हैं। अब देखिए यहां पर बताया गया है कि अभी हमने देखा जो यहां पर 1 में जो बात की गई है, देखिए क्लॉज 1 में जो बात की गई है, अगर हमने देखा कि न्यायपालिका ऑर्डर देगी पर्सन को। अब देखिए न्यायपालिका ने पर्सन से कहा है कि आपने ऐसा काम करना है, इस तरह से सफाई करनी है, परंतु अगर ऐसी स्थिति आती है जहां पर वो जो पर्सन है वो वैसा काम नहीं कर रहा है जैसा न्यायपालिका ने बोला है, तब क्या होगा, तब कोर्ट क्या करेगी, ऑथोराइज कर देगी किसको, बोर्ड को। अब वो बोर्ड आपका स्टेट बोर्ड भी हो सकता है, सेंटर बोर्ड भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है स्थिति क्या है, परंतु इसीलिए यहां पर केवल बोर्ड लिखा होगा अगर आप पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, बोर्ड को डायरेक्ट करेगी न्यायपालिका कि अब आप वो काम करो जो हमने कहा था, ठीक है। व्यक्ति से कहा था पर व्यक्ति ने वो काम किया नहीं उस हिसाब से जैसे हमने कहा था, अब वो किसको कहेगी, अब वो बोर्ड से कहेगी कि आप ये काम करो, राइट। ये बात लिखी गई है आपके इस वाले पॉइंट पे, क्लॉज 3 के सब क्लॉज 2 पे, राइट। अब देखिए यहां पे लिखा है ना ऑथराइज द बोर्ड, ये लिखा है ना बोर्ड को ऑथराइज किया, तो बोर्ड में सेंट्रल और स्टेट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो डिपेंड करता है वो सिचुएशन क्या है, यहां पर आपका सेंटर भी हो सकता है और स्टेट भी हो सकता है, राइट। तो यहां से आपका क्या क्वेश्चन तैयार हो गया, आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया कि क्या कोई जो कोर्ट है वो बोर्ड को भी डायरेक्ट कर सकती है सफाई के लिए, तो हाँ जी कर सकती है, अगर जो पर्सन है वो कोर्ट के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे आपका सेक्शन 33 का क्लॉज 4। अब देखिए असल में तो ये ड्यूटी किसकी थी, ये ड्यूटी थी पर्सन की, राइट। यहां अगर मैं इस सब क्लॉज 4 की बात करूं तो ये ड्यूटी किसकी थी, ये थी पर्सन की, साफ सफाई की, ठीक है। परंतु पर्सन ने अब इसमें मना कर दिया है, अब पर्सन के बदले कौन कर रहा है, बोर्ड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड को आदेश किसने दिया है, न्यायपालिका ने दिया है, यानी कि कोर्ट ने दिया है। अब बोर्ड जो भी खर्चे करेगा, जो भी सफाई में जो खर्चे किए जाएंगे बोर्ड के द्वारा, वो सारे के सारे खर्चे किस पे होंगे, पर्सन पे, यानी कि पर्सन से वो बाद में खर्चे लिए जाएंगे, यानी कि लायबल कौन होगा, पर्सन होगा। तो ये बात याद रखिएगा आपके सेक्शन 33 में, राइट। अब हम देखेंगे सेक्शन 33A, ए फॉर एप्पल, ठीक है। अब देखिए ए लिखा है तो ये बाद में जोड़ा गया है, यानी कि एक अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। जब भी अमेंडमेंट से कुछ नया क्लॉज जोड़े जाते हैं तो उसमें हमेशा कैपिटल अल्फाबेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर देखते हैं क्या है। अब देखिए जो 33A है, यहां पर एक शब्द लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग। ये जब भी आप कोई कानून की भाषा पढ़ते हैं तो ये नॉट विथ स्टैंडिंग आपको हमेशा दिखेगा। इसका मतलब होता है के बावजूद, यानी कि ये नॉट विथ स्टैंडिंग अगर इस सेक्शन 33A पे लगा है तो इसका मतलब है कि अभी तक जितने भी कानून बन चुके हैं, जब ये बना होगा 1974 में, अगर उससे पहले भी कोई कानून हो गए इसी विषय से संबंधित या आने वाले भी कानून होंगे, तो वो ये वाला जो एक्ट है, ये वाला जो सेक्शन है इसका 33A, वो सभी कानूनों को क्या कर सकता है, बाईपास, ठीक है, सभी कानूनों को क्या कर सकता है, बाईपास। इसीलिए ये शब्द का मतलब होता है के बावजूद, कुछ भी है उसके बावजूद यही काम करेगा, के बावजूद, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। तो यहां पर क्या है, देखिए इसमें लिखा है एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, किसी भी अदर लॉ में, ठीक है, बट सब्जेक्ट, अब ये है कि ये जो है सेक्शन 33A कोई भी कानून है भारत में उसको बाईपास कर सकता है, परंतु किसको बाईपास नहीं कर सकता है, ये जहां
वर्णित है, यानी कि ये जो 1974 वाले जो वाटर एक्ट में ये बैठा हुआ है उसको तो ये बाईपास नहीं कर सकता, राइट। पहली बात तो ये है। या केंद्र सरकार, मैंने यहां पर राज्य सरकार नहीं बोला है, ठीक है, केंद्र सरकार कोई भी दिशा निर्देश देती है उसको भी ये बाईपास नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। एक तो 33A वाला किसी भी लॉ को बाईपास कर सकता है, परंतु वाटर एक्ट 1974 में जितनी भी बातें लिखी हैं उनको बाईपास नहीं करेगा। और अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई भी दिशा निर्देश देती है तो उसको भी बाईपास नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात इसमें बताई गई है। और यहां पर क्या है कि कुछ भी जो भी बोर्ड डायरेक्शन देगा, ठीक है, बोर्ड डायरेक्शन देगा। अब यहां पर देखिए बोर्ड का क्या मतलब हो गया। जब मैंने बोला है कि बोर्ड लिखा है तो बोर्ड यहां पर आपका केंद्र का बोर्ड भी हो सकता है और राज्य का बोर्ड भी हो सकता है। वो कोई भी आदेश देगा, ठीक है, तो वो आदेश पहले उसको दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। और केंद्र सरकार जब बोर्ड को कोई आदेश देगी, ठीक है, वो लिखित तौर पे होगी, ठीक है। और वो किस तौर पे होगा? लिखित तौर पे। किसको दिया जाएगा? वो दिया जाएगा बोर्ड को। बोर्ड फिर उस हिसाब से आगे आदेश देगी, ठीक है। चाहे वो पर्सन को दे रही है, चाहे किसी अथॉरिटी को दे रही है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। वो किस में होना चाहिए? राइटिंग में। ये देखिए, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये है आपका। अब यहां से आपका जो चैप्टर 5 है वो फिनिश हो गया है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 6B, ठीक है, जो बात कर रहा है फंड्स, अकाउंट्स एंड ऑडिट। देखिए, इससे पक्का है, व्यक्तिगत तौर पे पर्सनली आई एम सेइंग, इससे क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे। तो इसको आपके एग्जाम वाइज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है फंड्स हैं, अकाउंट्स हैं और ऑडिट हैं। अब पहले ये समझ लेते हैं ये अकाउंट्स क्या होते हैं, ऑडिट क्या होते हैं, फंड्स क्या होते हैं। पहले अकाउंट्स को समझते हैं, ठीक है। देखिए अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। क्या होता है? एक स्टेटमेंट्स, एस लगा रखा है प्लूरल। जैसे क्या होता है, आप जैसे आप हैं, आपके कोई भी खर्चे होते हैं रोजमर्रा के, तो आप पैसा देते हैं और उसके बदले में आपको कोई वस्तु मिलती है, ठीक है। यानी कि आपकी जेब से पैसा जा रहा है और उसी मूल्य के बराबर आपके पास कोई वस्तु आ रही है। तो कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है, और हमारे उदाहरण के हिसाब से आपका पैसा जा रहा है और कुछ वस्तुएं आ रही हैं। तो ये सब रिकॉर्ड किया जाता है, ये सब रिकॉर्ड किया जाता है। तो जब रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, हर स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन को हम एक स्टेटमेंट लेते हैं, ठीक है। तो जब ये सारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, तो जब वो एक प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, तो उसी को हम अकाउंट्स कहते हैं, ठीक है, राइट। और इसमें ये भी होता है, स्टेटमेंट को एक पर्टिकुलर हेड में कर दिया जाता है। जैसे कि अगर आप डेयरी का खर्चा है आपका, मानते हैं आप रोज दूध ले रहे हैं, दूध का रोज का खर्चा है आपका, तो आपने ऊपर हेडिंग लिख दी मिल्क, ठीक है। तो मिल्क से संबंधित जितने भी महीने भर में आपने खर्चा किया है उसके जितने भी स्टेटमेंट है, आप उस मिल्क के हेड में लिख देंगे। मिल्क एक हेडिंग लिखेंगे आप, बाकी जितने भी मिल्क से संबंधित खर्चे हैं वो आप नीचे लिख देंगे। तो ये एक अकाउंट बन गया आपका। अकाउंट मतलब ये बन गया आपका मिल्क का अकाउंट, ठीक है। तो जो भी, अब अकाउंट क्या होता है? अकाउंट मतलब जिसमें एक से ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, वो कॉमन हेड में रख दिए जाते हैं। कॉमन हेड के यहाँ पर मिल्क, ठीक है, और सारे खर्चे मिल्क से ही संबंधित होंगे, तो इसी को हम कहते हैं अकाउंट्स, ठीक है। और वैसे ही ऑडिट क्या होता है? ऑडिट मतलब होता है अब इसका वेरिफिकेशन करना, ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ज्यादातर करप्शन देखा जाता है, सरकारी पैसा होता है, ठीक है। तो जैसे कोई वस्तु 20 रुपए की है तो उसको वो जबरदस्ती 40 रुपए का लेते हैं, ठीक है, यानी कि 20 रुपए एक्स्ट्रा दे देते हैं, जिससे कि जिस व्यक्ति को 20 रुपए एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं बाद में उससे 10 रुपए अपना कमीशन ले लिया जाए, ठीक है। तो इस तरह की जो एक करप्शन किया जाता है उसको चेक किया जाता है ऑडिट के द्वारा कि अकाउंट जो बनाए गए हैं क्या वो ठीक है या नहीं है, यानी कि सुपरवाइजर से आप कह सकते हो। फंड्स क्या होता है? फंड्स मतलब जो बजट दिया जाता है। अब जैसे स्टेट बोर्ड है चाहे सेंट्रल बोर्ड है, वो काम कैसे करेगा? बिना फंड, यानी कि बिना पैसे के तो काम नहीं करेगा ना। तो यही है आपका फंड, अकाउंट्स और ऑडिट, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। तो आइए अब देखते हैं सेक्शन 34 ऑफ चैप्टर 6, जो बात करता है कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात इसमें क्या रखी है, आप जानते ही हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, एक ही बात होती है, वो एक बजट लाती है, राइट। जो अब आपको फरवरी माह में दिखता है, फरवरी स्टार्टिंग में आपको दिखता है, बजट आता है। बजट में अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए फंडिंग की व्यवस्था होती है। तो यही बजट द्वारा जो हमारे बोर्ड्स होते हैं उसको फंडिंग की जाती है, ठीक है। अब ध्यान देंगे मेरी बात, आप जानते हैं कि हमारा जो बजट है, हमारा जो बजट होता है वो सेंटर का अलग आता है
और स्टेट अपना बजट अलग बनाते हैं, राइट। अब सेंटर का जो बजट आता है वहां पर आप जो सेंट्रल बोर्ड बना रखा है उसकी फंडिंग करेंगे। आपको पता है अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो बोर्ड हमारे पास दो हैं, एक सेंट्रल बोर्ड है और एक स्टेट बोर्ड है, ठीक है। तो जो सेंट्रल बोर्ड का जो बजट होगा, जो खर्चा होगा, उसे कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जो अपना बजट लाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट उसके द्वारा देगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट बोर्ड को बजट देगी, ठीक है। और बजट से यहां तात्पर्य है क्योंकि आप जानते ही हैं बजट का मतलब होता है कि सेंटर में हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट में होता है कंसोलिडेटेड स्टेट फंड ऑफ इंडिया। इसमें से अगर पैसा निकालना है तो बिना वोटिंग के आप पैसा नहीं निकाल सकते, राइट। इसमें वोटिंग होती है, ठीक है। यानी कि जितने भी, अगर केंद्र स्तर की बात करूं तो सांसद बैठे हैं और राज्य स्तर की बात करूं तो विधायक बैठे हैं, वो लोग वोटिंग करते हैं। जब वो उसको पास हो जाता है वोटिंग, यानी कि उसमें मेजोरिटी मिल जाती है, तभी जाके पैसा निकाला जाता है। और उस पैसे को निकालने को विड्रॉल नहीं बोला जाता है, उसे एप्रोप्रिएशन बोला जाता है। लीगल लैंग्वेज में पैसे को निकालने को एप्रोप्रिएशन कहते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। तो यानी कि बजट, तभी मैं कह रहा हूं बजट द्वारा, यानी कि अगर मैं इसका दूसरा अर्थ निकालूं, क्या मैं कह सकता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने खर्चे से इनको पैसा देगी? नहीं, ये गलत हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने खर्चे से नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? बजट द्वारा, बजट प्रस्तुत किया जाता है, उसको पास किया जाता है, तब जाके स्टेट बोर्ड को फंड दिया जाता है। वही बात आपके राज्य के लिए भी लागू होती है, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो यहां से क्या प्रश्न तैयार हो गया आपका कि जो बजट प्रस्तुत किए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके जो सेंट्रल बोर्ड्स होते हैं या जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं उनकी भी माफ कीजिएगा, उनकी भी फंडिंग होती है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ पर ये भी पता चल रहा है आपको, चाहे वो स्टेट बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, उनकी फंडिंग कैसे होती है? एक एप्रोप्रिएशन के रूप में होती है। एप्रोप्रिएशन मतलब एक टेक्निकल टर्म होती है, जो बजट के द्वारा पैसा निकाला जाता है उसको हम विड्रॉल नहीं कहते हैं, ठीक है। बैंक से पैसा निकालते हैं तो उसे विड्रॉल कहते हैं, पर जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालते हैं तो उसे एप्रोप्रिएशन कहते हैं, राइट। अब हम देखेंगे सेक्शन 35। सेक्शन 35, जैसे कि हमने सेक्शन 34 के बारे में आपको बताया था कि सेक्शन 34 में जो पैसा निकाला जाता है सेंट्रल बोर्ड के लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निकाला जाएगा, यानी कि सेंटर के बजट से। वही अगर मैं सेक्शन 35 देखूं तो यहाँ पर स्टेट की बात की गई, यानी कि स्टेट के जो बोर्ड होते हैं, स्टेट के जो बोर्ड होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट पे करती है, पर कैसे करती है? एप्रोप्रिएशन के द्वारा। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही समझ जाना कि यहाँ पर विड्रॉल नहीं लिखा है, यहाँ पर एप्रोप्रिएशन लिखा है, यानी कि ये पैसा कहाँ से निकाला जाएगा? बजट से। और बजट से निकालने का मतलब ये जो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है वहां से निकाला जाएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी। अब हम देखेंगे सेक्शन 36। अब देखिए सेक्शन 36 क्या कहता है? फंड ऑफ सेंट्रल बोर्ड। अभी फंड ऑफ सेंट्रल बोर्ड की बात हो रही है, हम यहां राज्य के बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर कहा गया है, अब जैसे कि आपको पता है सेंट्रल बोर्ड को फंड मिल गया है। फंड कहां से मिला है? सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है, यानी कि पार्लियामेंट से पास होके आया है ये बजट इनके पास। अब इनके पास जब पैसा आ गया है तो ये पैसा अपने पास रखेंगे, यानी कि इनका खुद का फंड होगा। ये बात आपने याद रखनी है। सेंट्रल बोर्ड शैल हैव इट्स ओन फंड, यानी कि जो पैसा दिया गया है ये अपने पास खुद रखते हैं, किसी और को नहीं देते हैं, ठीक है। और जितना भी ये लेन देन करेंगे सारा का सारा पैसा वहीं से ये निकालेंगे, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो न्यायपालिका है वो क्या करती है, अगर जो पर्सन है वो न्यायपालिका के हिसाब से काम नहीं करता है तो वो काम स्टेट बोर्ड करेगा या सेंट्रल बोर्ड करेगा, तो ये जो भी खर्चा करेंगे फिर वो पर्सन से लिया जाएगा। परंतु अभी तो ये खुद ही खर्चा करते हैं, तो ये कहाँ से खर्चा करते हैं? क्योंकि इनके पास खुद का फंड होता है, ये खुद अपना फंड मेंटेन करते हैं जो कि इन्हें बजट द्वारा दिया गया है। उसके पश्चात ये क्या करेंगे? फिर वो पर्सन से पैसा लेंगे, जितना भी खर्चा हुआ है उसकी रिसीप्ट दिखाएंगे और वो पर्सन से पैसा लेंगे, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो ये है आपका सेक्शन 36, ठीक है। अब देखिए यहां पर यह भी बताया गया है कि इनके पास जो पैसा है, ठीक है, जो पैसा है वो आने का इनके पास एक तरीका तो यह है कि बजट द्वारा आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेंट्रल बोर्ड की, कि एक पैसा तो इनके पास आएगा बजट द्वारा, जो हमने अभी देखा जिसे हम एप्रोप्रिएशन कहते हैं। एक और तरीका है इनका बजट आने का, ये क्या कर सकते हैं? अपने लेवल पे गिफ्ट ले सकते हैं, ग्रांट ले सकते हैं। ग्रांट मतलब क्या होता है? एक तरह का दान होता है। डोनेशन ले सकते हैं, लोग इन्हें डोनेशन देते हैं, क्योंकि देखिए ये जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको बचाने के लिए प्रयास करते हैं ये बोर्ड, तो उनको काफ़ी डोनेशन मिलता है, ठीक है। इस तरह से ये क्या कर सकते हैं। और फीस होती है इनकी, जैसे कोई प्रदूषण फैला रहा होगा तो उनका ये चालान कर सकते हैं। तो चालान का मतलब क्या है? वो जो व्यक्ति है जो प्रदूषण फैला रहा है वो पैसा देगा, एक फाइन होगा। तो ये भी इनके सोर्सेज होते हैं पैसे के, ठीक है। तो इनका जो अपना फंड होता है उसमें पैसा कैसे आता है? एक तो बजट के माध्यम से आता है,
अगर वो सेंट्रल बोर्ड है तो केंद्र का बजट के माध्यम से उनके पास पैसा आएगा। दूसरा, इनके पास खुद के भी 4 तरीके होते हैं, जैसे कि ग्रांट हो गया, डोनेशन हो गया और फीस के द्वारा। तो ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ये है आपका सेक्शन 36 जो हमें ये बताता है कि जो फंडिंग है इनकी केवल सेंटर के बजट से ही नहीं होती है, इनके पास दूसरा भी तरीका होता है। ठीक है, और ये है आपका, अब हम देखेंगे सेक्शन 36 का जो क्लॉज 2 है वो क्या कहता है। देखिए, अपने हिसाब से ये जो बोर्ड है खर्चा कर सकता है। ये जो बोर्ड है यानी कि जो सेंट्रल बोर्ड है वो अपने हिसाब से खर्चा कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसे किसी से परमिशन लेनी है, ये वो सब, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये फंड खुद मेंटेन करता है और जितना भी ये खर्चा करता है वो अपने हिसाब से करेगा, परंतु इसको हिसाब देना पड़ेगा, ये बात भी है। ठीक है, और ये जितना भी खर्चा करेगा वो उसी फंड से करेगा जो इसके पास अपना फंड है। अर्थात जैसे सेंट्रल बोर्ड का कोई खर्चा होगा तो वो ऐसा नहीं कहेगा कि स्टेट बोर्ड से पैसा मांगेगा, उसके पास खुद का फंड है, वो अपने फंड से ही करेगा और ना ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांगेगा। ठीक है, तो ये है आपका 36, सेक्शन नंबर 36। तो ये बात हमें समझ में आई। तो सेक्शन नंबर 36 से क्या समझ में आ रहा कि जो सेंट्रल बोर्ड है उसके पास फंडिंग के 2 तरीके हैं, एक बजट और उसके खुद के भी तरीके हैं। ठीक है, और दूसरी बात हमें क्या समझ में आ रही कि जो सेंट्रल बोर्ड है वो जो भी कार्य करेगा उसमें वो अपने फंड का ही इस्तेमाल करेगा। अब हम देखेंगे सेक्शन 37। ये बिल्कुल कॉपी है सेक्शन 36 की, बिल्कुल कॉपी है सेक्शन 36 की जो मैंने अभी पढ़ाई आपको। बस फर्क ये है कि सेक्शन 36 जो बात करता है वो सेंट्रल लेवल की बात करता है और जो 37 बात करता है ये स्टेट लेवल की बात करता है। ये बात आपने याद रखनी है, राइट। आइए अब 37A देखते हैं। अब देखिए क्या है इसमें ऐसा होता है कि जो सेंट्रल बोर्ड है वो अपना जो फंड है वो जनरेट करता है केंद्र सरकार के हिसाब से। ठीक है, A board may with the consent or in accordance with the term of any general specific authority given by the central government as case may be state government borrow money from any source, loan, issue bonds। ये देखिए यहाँ पर क्या, अभी मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल बोर्ड है या जो स्टेट बोर्ड है दोनों के पास क्या है, फंड के 2 तरीके हैं। एक है बजट, अगर वो सेंटर का है तो सेंटर के द्वारा, अगर वो स्टेट बोर्ड है तो स्टेट के द्वारा, ये तो बजट हो गया। दूसरा है वो अपने स्तर पे भी क्या कर सकते हैं, फंडिंग का अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि जो फंडिंग का अरेंज कैसे कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, जैसे वो क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, बॉन्ड्स को इशू कर सकते हैं। बॉन्ड्स इशू करना मतलब बॉन्ड इशू किए जाते हैं और उसमें जनता द्वारा पैसा ले लिया जाता है, और ये जो बॉन्ड के द्वारा जो पैसा लिया जाता है वो एक तरह की लायबिलिटी होती है, यानी कि उधार होता है। ये बात आपने याद रखना है। जैसे जो शेयर्स होते हैं वो एक तरह का लायबिलिटी नहीं बनाते हैं, ठीक है, परंतु ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो एक तरह का लायबिलिटी बनाते हैं, और जो शेयर्स होते हैं वो तो एक तरह का आपका जो भाग होता है ना बिजनेस का, एक प्रॉफिट का जो शेयर होता है वो ले लेते हैं, परंतु एक तरह की लायबिलिटी नहीं बनाते। परंतु बॉन्ड्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज बनाती हैं, डिबेंचर्स हैं, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी तरीके वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अपना फंड जनरेट करने के लिए, कौन, सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड, चाहे वो लोन का माध्यम है, चाहे वो बॉन्ड्स का माध्यम है, चाहे वो शेयर्स ही क्यों ना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अदर इंस्ट्रूमेंट लिखा है तो हो सकता है शेयर्स के माध्यम से भी वो करवा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वो जो भी तरीका अपनाएंगे उसमें वो कहीं ना कहीं किसकी परमिशन लेंगे, अगर स्टेट बोर्ड है तो स्टेट गवर्नमेंट की, और सेंट्रल बोर्ड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की। यानी कि स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड के हिसाब से, माफ कीजिएगा, ये लोग जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ही ये फंडिंग अरेंज कर सकते हैं, उनसे बिना पूछे ये फंडिंग अरेंज नहीं कर सकते। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये नया जुड़ा हुआ है, देखिए 37A है, एक अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पहले ये प्रावधान नहीं था। और दिक्कत क्या हो रही थी, जो आपके सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड है ये फंडिंग ला रहे थे, परंतु कभी कभी देखा जा रहा था एक अनएथिकल वे से ये फंडिंग जनरेट कर रहे थे, जिससे जब ये पता चला तो इसीलिए इसमें अमेंडमेंट किया गया और एक नया सेक्शन 37A जोड़ा गया, जिसके तहत ये कहा गया कि अगर आप अदर सोर्स से फंडिंग लाना चाहते हैं तो आपने परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, वो डिपेंड करता है बोर्ड कौन सा है। तो ये है आपका सेक्शन 37A, ये बात आपने याद रखनी है। आइए देखते हैं सेक्शन 38। सेक्शन 38 बात करता है बजट की। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो सेंट्रल बोर्ड है, ठीक है, ये अपना बजट बनाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल बोर्ड क्या करेगा, अपना बजट बनाएगा। बजट मतलब साल भर का जो एक वित्तीय वर्ष होता है। आप जानते हैं भारत में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और जो खत्म होता है वो 31 मार्च को खत्म होता है। तो इस दौरान ये लोग जितना भी खर्चा करते हैं, यानी कि हर वर्ष बनेगा ये, एवरी ईयर, हर वर्ष, तो ये जितना भी खर्चा
1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच करते हैं, उसका पूरा जो इन्होंने जहां खर्चा किया है उसकी भी स्टेटमेंट और इनको कितना पैसा मिला है उसका भी स्टेटमेंट। तो इस तरह से ये बजट बनाएंगे, यानी कि एक बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, हर वित्तीय वर्ष की, ठीक है। अब जैसे कि इसको ऐसे भी समझेंगे, जैसे 2000 अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा है, वो है आपका 2023 से लेके 2024, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर में हमेशा 2 वर्ष आते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तक जाता है। तो 1 अप्रैल 2023 से ये शुरू हो चुका है, जो कि 31 मार्च 2024 तक ये जाएगा, राइट। तो अगर ये इस वित्तीय वर्ष है तो इस वित्तीय वर्ष का तो ये बना नहीं सकते क्योंकि इनको पता ही नहीं है। तो ये लोग इस फाइनेंशियल ईयर में कौन से फाइनेंशियल ईयर का डेटा बनाएंगे, पिछला वाला, यानी कि 2022 से लेके 2023। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो इस तरह से जो है सेंट्रल बोर्ड की अगर बात करें, ये अपना क्या करेगा, अपना बजट बनाएगा हर फाइनेंशियल ईयर का, यानी कि एक पिछला वाले का। और अब प्रश्न है, क्या ये जो अपना बजट बनाएगा उसका जो परफॉर्मा होता है वो क्या खुद तय करेगा? नहीं, इसको जो अगर ये केंद्र का है तो केंद्र सरकार बताती है किस फॉर्मेट में आपने बजट बनाना है, और उसके बाद ये जो सेंट्रल बोर्ड है ये जो अपना बजट बनाकर किसको सबमिट करता है, केंद्र सरकार को, ठीक है। ये बात बता रखी है आपके सेक्शन नंबर 38 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। और यहीं पर बता रखा है और द केस में भी द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि यही जो इसी का रेप्लिका बिल्कुल ऐसा ही आपका स्टेट बोर्ड के लिए भी है। वो भी अपने अपने क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर का बजट बनाएंगे और वो किसको देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को। तो बहुत आसान है, सेंट्रल बोर्ड किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट बोर्ड किसको देगा, स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये बात इसमें बता रखी है अबाउट दी बजट, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन घुमा सकते हैं, आप वो पूछ सकते हैं कि जो वो आपको एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जो सेंट्रल बोर्ड है वो अपना स्टेटमेंट जो होता है वो देता है सीधे पार्लियामेंट को, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वो देगा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या है। परंतु अभी तक आपने ये याद रखना है कि सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड अपना अपना बजट किसे देते हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, वो डिपेंड करता है बोर्ड कौन सा है, राइट। अब हम देखेंगे सेक्शन 39 जो बात करता है एनुअल रिपोर्ट की। अब एनुअल रिपोर्ट क्या है, अभी हमने ऊपर बजट देखा था, बजट अलग बात हो गई, वो पैसे का लेन देन होता है। और जो एनुअल रिपोर्ट है वो बात करता है कि इन्होंने साल भर क्या काम किया है, उसकी रिपोर्ट, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे जो आपका सेक्शन 39 का क्लॉज 1 है वो कहता है कि जो सेंट्रल बोर्ड है वो अपना एनुअल रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड अपना क्या बनाएगा, एनुअल रिपोर्ट बनाएगा हर वित्तीय वर्ष में। और इसका जो एनुअल रिपोर्ट बनाई जाएगी, क्या ये अपने हिसाब से उसका परफॉर्मा बना सकता है? नहीं, वो भी परफॉर्मा क्या होता है, प्रिस्क्राइब्ड होता है। मतलब उसको ज्यादातर क्या होता है, जो केंद्र सरकार होती है वो प्रिस्क्राइब करती है। और जो एनुअल रिपोर्ट बनाई जाती है, ये मैंने अभी बता दिया था आपको, ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की बनाई जाती है, क्योंकि उनको अभी का तो पता नहीं है ना, अभी तो खत्म नहीं हुआ है, तो वो प्रीवियस ईयर का बनाते हैं, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। और यहां पर क्या है, और ये फिर हमें क्या दिखता है कि ये जो इन्होंने एनुअल रिपोर्ट बनाई है प्रीवियस ईयर की, इसको फिर ये रिपोर्ट बनाने के बाद ये किसको फॉरवर्ड करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेंगे। किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर सेंट्रल बोर्ड है तो। ये बात अपनी याद रखनी है। अब इनके पास क्या समय होता है कि ये अपनी एनुअल रिपोर्ट कब तक दे सकते हैं, ठीक है। ये अपनी एनुअल रिपोर्ट दे सकते हैं 4 महीनों के भीतर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 महीनों के भीतर। अब ये 4 महीनों के भीतर से क्या मतलब है, 4 महीनों का भीतर से मतलब जो फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म हो रहा है 31 मार्च, तो मार्च में अगर मैं 3 महीने जोड़ूं तो ये जुलाई आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मार्च से लेके जुलाई के बीच इनको रिपोर्ट जमा करनी होगी, ठीक है। तो ये है 4 महीना, 4 महीने यानी कि जुलाई तक इन्होंने अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है इनकी वो जमा करनी होगी। ये बात आपने याद रखनी है, 4 महीने वाली बात, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विद इन 4 ईयर्स, राइट। और फिर जब ये जो एनुअल रिपोर्ट इन्होंने दी है सेंट्रल बोर्ड ने, किसको, सरकार को, 4 महीने के भीतर, फिर जो सरकार है वो ये रिपोर्ट 9 महीने के भीतर पार्लियामेंट को देती है। 9 महीने के भीतर किसको देती है, पार्लियामेंट ने। यानी कि 4 महीने का समय अगर इन्होंने लगा दिया तो केंद्र सरकार के पास कितना समय रह गया, 5 महीना। यानी कि अगर मैं मार्च को लेके चलूं, इसमें 9 महीना जोड़ूं तो ये हो गया आपका 9 और 3 12, यानी कि दिसंबर तक का समय किसके पास है, केंद्र सरकार के पास, कि वो संसद में इसको प्रस्तुत करेगी। तो ये बात याद रखना है। तो हम क्या सीखें, अगर बात है सेंट्रल बोर्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट के मध्य तो वो है 4 महीना, और अगर बात है सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, उसके लिए है 9 महीना। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये बता रखा है सेक्शन
39 के क्लॉज 1 में, और क्लॉज 2 में बिल्कुल रेप्लिका है क्लॉज 1 का, बस क्लॉज 1 में सेंट्रल की बात की गई है और जो क्लॉज 2 है उसमें स्टेट की बात की गई, स्टेट बोर्ड की, राइट। आइए अब देखते हैं सेक्शन 40 जो बात करता है अकाउंट एंड ऑडिट की। तो इसका अकाउंट और ऑडिट मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं स्टार्टिंग में, तो आगे सीधे बढ़ते हैं। जो इसका क्लॉज 1 है वो कहता है जो सेंट्रल बोर्ड है वो कहीं ना कहीं क्या बनाएगा, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, यानी कि प्रिस्क्राइब कौन करेगा उसे, सेंट्रल गवर्नमेंट, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाएगा। जितना भी उसने स्टेटमेंट बना रखे, अकाउंट बना रखे हैं, उसका एक एनुअल स्टेटमेंट, ठीक है, यानी कि साल भर का जो जो उन्होंने खर्चे किए हैं वो बनाएगा। कौन बनाएगा? सेंट्रल बोर्ड। और किस फॉर्मेट में बनाएगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखा है, ठीक है। और यही चीज हमारे स्टेट के लिए भी लागू होती है, यानी कि स्टेट बोर्ड बनाएगा और उसका परफॉर्मा कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट। ये है आपका क्लॉज 1। क्लॉज 2 देखते हैं जो बात करता है, एक सेकेंड, क्लॉज 2 बात करता है अकाउंट्स ऑफ बोर्ड की। ये जो जितने भी अकाउंट हैं बोर्ड के, ठीक है, बोर्ड के, यानी कि चाहे वो सेंट्रल बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है, उसके अकाउंट की ऑडिट कौन करेगा? ऑडिटर करेगा। कौन करेगा? ऑडिटर करेगा। और वो ऑडिटर क्या होना चाहिए? वो अपने आप को रजिस्टर होना चाहिए कहाँ? कंपनीज एक्ट 1956 का जो सेक्शन 226 है उसके तहत वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। कौन? ऑडिटर। यानी कि ऑडिटर की जो क्वालिफिकेशन है वो सेक्शन 226, सेक्शन 226 जो किसका है? सेक्शन कंपनीज एक्ट 1956 का है, उसके तहत उस ऑडिटर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। ऐसा ही ऑडिटर ऑडिट कर सकता है जो बोर्ड्स हैं, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, उनके अकाउंट्स का। ये बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है। कंपनीज एक्ट 1956, एक दफे आप सेक्शन भूल भी जाएंगे तो चलेगा, फिर भी सेक्शन 226 याद रखिएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे सेक्शन 40 का क्लॉज 3 क्या कहता है कि जो अभी ऊपर हमने जिस ऑडिटर की बात करी है, जिसका हमने क्वालिफिकेशन देख लिया है, जो सेक्शन 226 के बराबर होना चाहिए ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, तो ऑडिटर जो है ये सेंटर और स्टेट जो भी स्थिति है, यानी कि वो सेंटर और स्टेट दोनों के ही अकाउंट को ऑडिट कर सकता है। या अब इसका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा? ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? 3 के हिसाब से इसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अगर वो सेंट्रल बोर्ड होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करेगी, और अगर वो स्टेट बोर्ड होगा तो स्टेट गवर्नमेंट इस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करेगी। अब प्रश्न है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या अपने डिस्क्रिशन यानी कि अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनको सलाह माननी पड़ेगी किसकी? कैग की। किसकी? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ आती है? आर्टिकल 148। जो कैग है वो आर्टिकल 148 में आता है। अब यहां से हम क्या सीखे? जो ऑडिटर की असल में जो पोस्टिंग की जाती है, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड के लिए है या स्टेट बोर्ड के लिए है, जो ऑडिट करेगा ऑब्वियसली वो पहले तो वो ऑथराइज होना चाहिए, वो रजिस्टर होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन मैच करनी चाहिए एज पर दी कंपनीज एक्ट 1956। उसके पश्चात हमें ये दिखता है उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो कैग के द्वारा की जाती है। कैग जिसका नाम देगा उसी की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी करेगा। ये बात आपने याद रखनी है, राइट। अब हम देखेंगे इसका सेक्शन 40 का क्लॉज 4। जो भी ऑडिटर होगा, एवरी ऑडिटर जिसको अपॉइंट किया गया है ऑडिट करने के लिए अकाउंट का, उसके पास अधिकार होंगे, ठीक है, ऑडिटर के पास अधिकार होंगे कि वो कुछ भी मांग सकता है कि भैया किसी बुक की वो डिमांड कर रहा है, जैसे बुक होते हैं ना, ऑडिट बुक्स होती हैं, वो मांग सकता है, अकाउंट्स मांग सकता है, कोई भी अकाउंट्स मांग सकता है, ठीक है, यानी कि उसके पास काफी पावर होती है जो आपका ऑडिटर होता है, ठीक है। इसीलिए हमें दिखता है जब भी ऑडिटर आते हैं तो जो संस्थान होते हैं वो उनकी काफी सेवा करने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑडिटर का एक भी गलत साइन संस्थान को बंद करवा सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्लॉज 5, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या बता रखा कि ऑडिटर जो होगा, ये जो कॉपी है, ठीक है, यानी कि ऑडिटर ने ऑडिट कर लिया है, अब उसने क्या करा, अपनी एक रिपोर्ट बना रखी है, तो वो रिपोर्ट की जो कॉपी है, ठीक है, यानी कि वो एक तो ऑडिटर की कॉपी होगी और पूरी अकाउंट डिटेल होगी, वो दोनों मिला के किसको भेजेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर वो सेंट्रल बोर्ड होगा, और अगर वो स्टेट बोर्ड होगा तो किसे भेजेगा? स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो 2 कॉपी होगी, कौन सी होगी? एक तो उसकी खुद की पूरी रिपोर्ट और एक जितने भी अकाउंट स्टेटमेंट है, ठीक है, वो भी भेजेगा। और ये भी आपने याद रखना है कि किसको भेजा जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, डिपेंड करता है बोर्ड कौन सा है। ये बात बता रखिए 5th में है, यानी कि 5th से हमें क्या पता चल रहा है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो ऑडिटर है वो अपनी कॉपी किसको भेजता है, तो यहां पर आपको ऑप्शन में वो कैग भी दे सकते हैं। कैग, देखिए, कैग केवल सुझाव देता है कि इस व्यक्ति को अपॉइंट करना है, परंतु वो रिपोर्ट कैग को नहीं भेजेंगे, वो रिपोर्ट
सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को भेजेंगे, वो डिपेंड करता है बोर्ड कौन सा है, राइट। अब हम देखेंगे सेक्शन, माफ कीजिएगा, क्लॉज 6। क्लॉज 6 कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, शेल मतलब बिल्कुल करना ही है। देखिए लीगल लैंग्वेज में विल और शेल का दोनों का अलग मतलब होता है। ज्यादातर विल आपको नहीं दिखता है, शेल मतलब ये होना ही है, इसका कोई विकल्प नहीं है, ठीक है, इसमें आपका नहीं चलेगा, यानी कि शेल मतलब होना ही है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट शेल, ठीक है, जो ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट दे देता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो क्या करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ये रिपोर्ट जो ऑडिटर की रिपोर्ट है उसको संसद के दोनों सदनों के समक्ष, यानी कि दोनों सदन मतलब बोथ हाउसेस, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों जो आपके सदन है, दोनों हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, वहां पर रखी जाएगी ये रिपोर्ट। किसकी, ऑडिटर की रिपोर्ट। कौन रखेगा, ऑडिटर रखेगा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और 6 का ही रेप्लिका है 7, यानी कि 6 अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है तो 7 किसकी बात कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट की, यानी कि जो ऑडिटर साहब है जिन्होंने स्टेट बोर्ड का ऑडिट किया है, उनकी रिपोर्ट गई स्टेट गवर्नमेंट के पास, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, जो राज्य की जो विधानसभा है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है राज्य का, उसके अगर उसमें एक हाउस है तो वहां पर एक हाउस के समक्ष रखा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और अगर वहां 2 हाउसेज है, ठीक है, वहां पर दोनों हाउसेज के समक्ष रखा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये है आपका इसका क्लॉज 7। तो यहां से आपने देखा आपका जो चैप्टर 6 है वो भी एंड हो गया, राइट। तो मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अब देखिए जो भी आपने पढ़ा है, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि गोयला क्लासेस आपको क्या ऑफर कर रहा है। तो जो HPSC AEE का जो टेस्ट सीरीज़ है वो मात्र आपको पड़ेगी 999 की, और ये टेस्ट सीरीज़ में आपका जो भी सिलेबस है, ठीक है, उसको डिस्कस किया जाएगा, उससे रिलेटेड सारे के सारे आपके क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, और जिससे कि आप अपनी जो टेस्ट सीरीज जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो आप कंफर्टेबल हो जाते हैं पूरी तरह, राइट, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। और ये मात्र आपको कितने की पड़ेगी, 999 रुपये की। और यहीं पर हम देखेंगे एक प्रीमियम लेक्चर्स का भी कोर्स आपको ऑफर किया जा रहा है, जिसमें आपका जो HPSC का जो AEE का जितना भी सिलेबस है, जैसे एग्जैक्टली तो स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि सिलेबस क्या है, परंतु प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से हमने डिज़ाइनिंग करी है सिलेबस की, और उसके हिसाब से आपको पूरा का पूरा सिलेबस ऑफर किया जा रहा है मात्र 9,999 का। और इसमें यह भी ध्यान देना है कि आपको जो पढ़ाया जाएगा वो बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा, हिंदी इंग्लिश में, और आपको नोट्स भी हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाएंगे, ये आप देख पा रहे होंगे। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है आपको, जैसे कि आप जानते हैं, आपका वाटर एक्ट 1974 और एयर एक्ट 1981 आने वाला है, जिसमें ज़्यादातर जो हमारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं वो इसमें थोड़ा सा उनको दिक्कत है, पर आप जानते ही हैं, जैसे कि आपने अभी देख ही रहे हैं कि हमारी वाटर एक्ट 1974 की सीरीज़ चल रही है, जिसको एक लीगल लैंग्वेज को बहुत आसान तरीके से आप तक पहुंचाया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर वाटर एक्ट हमारा लगभग सेक्शन 60 तक हो चुका है, ठीक है, बहुत जल्द हमारा एयर एक्ट भी शुरू होगा। तो ये सारा का सारा आपको जो नोट्स हैं और जो इससे रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं वो मात्र आपको कितने के पड़ेंगे, 9,999 के, राइट। परंतु देखिए इसमें भी एक ऑफर है आपको कि अगर आप फर्स्ट 50 हमारे कोर्स में इनरोल करते हैं पेड कोर्स पे, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 9,999 का अगर मैं 50% निकालता हूँ तो वो मात्र पड़ेगा 4,999, राइट। तो देर ना करें, जल्द लॉगिन करें हमारे पेड कोर्स को, और ये जो बेनिफिट है आपको 50% का वो आप ले सकते हैं, राइट। और ये आप देख सकते हैं कि प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन है, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें हम आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट जितना भी डेटा होता है वो अपलोड करते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी बेहतर कर पाएँ, राइट। और ये हमारे नंबर हैं जिसमें आप 24/7 हमें कॉल कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी है वो रिजॉल्व की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यहीं से अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।